बेनिफिशियल हो सकता है। हाउएवर B1 के लिए आरटी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आरटी यस सर। का हाँ, आरटी का आपका क्या कहते हैं, रिजल्ट या फिर आरटी का आपका कोई भी, अगर आपके पास आरटी लाइसेंस हो भी गया तो भी ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, या फिर यू विल बी गिवन टू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग, नो सैलरी। ऐसा भी नहीं है कि किसी टेक्नीशियन से 5-10 हजार बढ़ा के मिलेगा, ठीक है। सो आप अगर आरटी प्लान करना चाहते हो, यस यू कैन डू। सम ऑफ योर कॉलेज सीनियर्स रिसेंटली हैड जॉइंड पुणे एयरवर्क्स। आई हैव बीन टू सीन देम, like Kapil, Suyash, Aditya, these many सर your fellow seniors might be. Earlier they were in Redbird, and then recently they had joined Airworks. यस So सर। I have been introduced with them, and have been came to know they are also preparing for RT. So let me tell about RT. Confirm if my screen is visible. मैं जो screen share कर रहा हूँ visible हो रहा है क्या? Yes, यस sir. सर, विक्रम। Okay. Now, if you basically came to know about RT exam is known as RTRA. ठीक है? Suraj, the full forms you can note, very important for part 2. If somebody will ask RT, right? So this examination is known as RTRA. Radio telephony restricted. Restricted to what? Restricted to aeronautical use only. आपके पास अगर आरटी लाइसेंस होगा तो आप इस लाइसेंस का यूज करके रेडियो ऑपरेटर्स मींस आप एटीसी से तभी बात कर सकते हो जब आपके पास आरटी लाइसेंस है। अगर आपके पास आरटी लाइसेंस नहीं है तो आप एटीसी से बात नहीं कर सकते हो। यहीं पे आता है सबसे पहले यूज, कि यूज क्या है। अगर आप एक B2 एएमई बनने जा रहे हो तो डीजीसी सबसे पहले आपसे मैंडेटरी बोलेगा कि आपके पास आरटी लाइसेंस है, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर एएमई लाइसेंस। हालांकि आरटी का रिक्वायरमेंट सीआर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नोवेयर। स्टिल दे आर आस्किंग फॉर आरटी लाइसेंस। व्हाई? बिकॉज एज अ B2 एएमई, एज एन एवियोनिक्स इंजीनियर, आप कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करते हो, आप नेविगेशन सिस्टम पे काम करते हो, आपको एटीसी से बात करना पड़ता है फॉर सर्टेन काइंड ऑफ जॉब। उसके लिए आपको आरटी चाहिए। अल्टरनेटिवली अगर आप एक B1 एएमई हो तो कुछ मेंटेनेंस करने के बाद आपको इंजन ग्राउंड रन करना पड़ सकता है, ठीक है, इंजन का ग्राउंड रन करते हो। ग्राउंड रन करने के लिए भी आपको एटीसी से परमिशन चाहिए होता है। तो वहां पे अगर आप B1 एएमई प्लस आरटी लाइसेंस होल्डर हो तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक B1 एएमई हो, आपके पास आरटी लाइसेंस नहीं है, तो आपको कोई ऐसा सीनियर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन आपको साथ रखना पड़ेगा जिसके पास आरटी है, या कोई दूसरा B2 एएमई का हेल्प लेना पड़ेगा, सिर्फ फॉर अ काइंड ऑफ जॉब कि वो एटीसी से परमिशन लाके आपको दे। तो अगर आपके पास आरटी लाइसेंस है, आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो इन एविएशन, ठीक है। देयर आर मेनी candidates who are from B2 and they do apply for RT. Even the where I am working in Airworks, लाइसेंस होल्डर्स ऑलरेडी इंजीनियर्स जो कि 10 साल 12 साल से सर्टिफाई कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, दे ऑल्सो केम टू मी कि आई वुड लाइक टू क्लियर द आरटी, आई शुड हैव द आरटी लाइसेंस सो दैट माई जॉब कैन बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। नाउ दिस एग्जाम इज being conducted by WPC. WPC means वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, ठीक है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज अ डिपार्टमेंट और डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एक डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, देयर इज अ डिवीजन, ठीक है, एक छोटा सा डिवीजन है WPC, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और इस एग्जाम का जो नाम हम लोग बोलते हैं आरटी एग्जाम या RTRA एग्जाम, इसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको आप लोग अल्टरनेटिवली लाइसेंस बोलते हो। किस चीज का? प्रोफिशिएंसी का। प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कि आप निपुण हो, आप किसी काम में बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, ठीक है। सपोज आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यू विल बी कॉल्ड एज यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सो यू विल बी कॉल्ड एज यू आर प्रोफिशिएंट इन हिंदी।
सिमिलरली आप आरटी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है। दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं। पहला पार्ट होता है आंसर राइटिंग टाइप या एसे टाइप, उसको बोलते हैं एसे आंसर राइटिंग। ठीक है। आप एक सैंपल पेपर में आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। ठीक है। पहले पार्ट में आपको आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है। आधे घंटे का पहला पार्ट होता है। ठीक है। आधे घंटे का एग्जाम है, फुल मार्क्स है 100। ठीक है। इन दैट हाफ एन आवर एक्चुअल टाइम आपको मिलता है 25 मिनट्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। 25 मिनट्स का एग्जाम, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बस इन पार्ट 1। 5 क्वेश्चन का आंसर देना है एंड आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सब्जेक्टिव आंसर रहेगा, आपको लिख लिख के आंसर करना है। एंड 5th क्वेश्चन इज सच कि आपको हमेशा इसमें आइदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, इसी टाइप के आंसर मिलते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि एक सेंटेंस लिख देगा और बोलेगा प्रोनाउंशिएट करके बताओ। लाइक उसने लिख दिया विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा, तो आपका आंसर रहेगा विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। पासिंग मार्क्स फॉर पार्ट 1 इज 50। अगर आप 50 स्कोर कर लेते हो देन यू विल बी ट्रीटेड एज पास। नाउ यू कैन आस्क, sir, if only 5 question is being asked, passing marks is 50, why this exam is so tough? Why there is a hype in the field? Why not every student is passing this examination? Because questions type are such कि अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप आंसर करने में फंसोगे। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम दिए या आपने जितने भी एग्जाम देखे होंगे, जनरली आपको क्या देखता है कि सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा हो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है, बट यू डोंट नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो हम पहले 3 का आंसर कर लेते हैं, पहले 4 का आंसर कर लेते हैं, देन वी कैन बैक टू फर्स्ट। बट इन आरटी दिस इज नॉट परमिटेड। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आता है तो 3rd और 4th का आंसर कर ही नहीं सकते। यही मेन पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आप अटके तो अटक गए। ठीक है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू कैन सी इज आंसर ऑल क्वेश्चंस इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करोगे तभी 2nd पे जाओगे। उसके अलावा द मेन थिंग अबाउट द पार्ट 1 इज आपको जो आंसर लिखना है वो सिर्फ आंसर लिखना नहीं होता है, लिखने के साथ साथ आपको बोलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि सपोज आपको इसका आंसर आ गया या आपने किसी आंसर को आपने लिखा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप पहले लिख लोगे और कंटिन्यूअस फिर उसको पढ़ दोगे, नहीं। जिस स्पीड में आप लिख रहे हो साथ ही साथ आपको बोलना भी होता है एंड दिस नीड्स प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपका राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो यहां पे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिस में लैप्स होता है, आरटी का रिजल्ट हमेशा मुश्किल रहता है। तो ये है आपका पार्ट 1, 5 क्वेश्चन, आधे घंटे का एग्जाम, 100 नंबर है फुल, 50 है पासिंग मार्क्स। जब आप पार्ट 1 क्लियर कर लेते हो तब आपको भेजा जाता है फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 एग्जाम जो होता है वो आपका ओरल होता है या वाइवा होता है, वहां पे किसी भी टाइप का आंसर राइटिंग नहीं होगा। ठीक है। वो आपका कंप्लीट ओरल एग्जाम है। इस एग्जाम में किसी भी टाइप का क्रेडिट ट्रांसफर नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर का क्या मतलब है? सपोज आपने एक बार एग्जाम दिया और पार्ट 1 क्लियर कर लिए पर पार्ट 2 में फेल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार आप सिर्फ पार्ट 2 दोगे, नहीं, अगली बार फिर आपको दोनों देना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी टाइप का क्रेडिट ट्रांसफर नहीं है। तो जितनी बार भी आप आरटी का एग्जाम दोगे आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देना पड़ेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम कंडक्ट के बीच में बिल्कुल भी मिनिमम के आसपास टाइम गैप है। मिनिमम मींस आधे घंटे का टाइम गैप होगा, 1 घंटे का टाइम गैप होगा। जैसे ही आप पार्ट 1 एग्जाम क्लियर करोगे या पार्ट 1 एग्जाम पास करोगे आपको पार्ट 2 के लिए भेज दिया जाएगा इमीडिएटली। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम गैप मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कूल होने के लिए।
सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए उसमें क्या नोटिस किए होंगे कि एक क्लासरूम में 20-30 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 20 से 30 कैंडिडेट्स हैं और एक इन्विजिलेटर होता है, ओनली वन इन्विजिलेटर इज देयर, राइट, या एक एग्जामिनर होता है। लेकिन आरटी में हर एक स्टूडेंट के पीछे एक एग्जामिनर है, जितने स्टूडेंट उतने एग्जामिनर, और आपका एग्जामिनेशन 1-to-1 मॉनिटर होता है, यानी आपके पीछे बैठा रहेगा एक एग्जामिनर और वो आपको आंसर करते हुए देखेगा। तो जो भी आप लिख लिख के आंसर करते हो और जो आप बोलते हो, पीछे से बैठा हुआ एग्जामिनर उसको सुनेगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। सो 1-to-1 एग्जामिनेशन होता है। यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं दैट इज नर्वसनेस। जनरली आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू दोगे आप नर्वस होते हो, तो 1-to-1 एग्जामिनेशन में फियर ऑफ एग्जामिनेशन आता है। तो पार्ट 1 में आपके लिए एक एग्जामिनर, हर कैंडिडेट को एक एक एग्जामिनर एग्जाम लेगा। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास दो एग्जामिनर, एक रहते हैं डब्ल्यूपीसी से जो आपका ओरल लेंगे, दूसरा रहते हैं डीजीसीए से। आपको इन दोनों डेस्क पे अलग अलग 15 मिनट्स का इंटरव्यू एक तरह से देना है, ठीक है, वाइवा ओरल एग्जामिनेशन। इसमें आपसे इंटरव्यू के टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ठीक है। नाउ जो आप ओरल या वाइवा दोगे वो क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, आपके फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। पार्ट टू में जो आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप एमई कैंडिडेट हो तो आपसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप फ्लाइंग कैंडिडेट हो तो आपसे ऑपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप डिस्पैचर हो तो आपसे ऑपरेशंस और फ्लाइट मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन पार्ट 1 एग्जामिनेशन जो है ये एमी प्लस पायलट प्लस किसी भी टाइप के कैंडिडेट जो कि आरटी एग्जाम देना चाहते हैं सबके लिए सेम है पार्ट 1। और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन होता है वो होता है एक फ्लाइट का ऑपरेशन, कि आपका एयरक्राफ्ट मुंबई से दिल्ली जा रहा है, इस बीच में पायलट को क्या क्या बातें करनी पड़ सकती है एटीसी से, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एयरक्राफ्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, किस किस चीज का परमिशन आप लेते हो, एज अ पायलट आप रोल परफॉर्म करोगे इन पार्ट 1, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम एमी, ठीक है। तो पार्ट 1 का एग्जामिनेशन आप एज अ पायलट देते हो, लेकिन पार्ट 2 आपका एग्जामिनेशन हो सकता है बेस्ड ऑन योर एग्जाम करंट हिस्ट्री ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एमी हो तो आपसे टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो बेसिक कॉलेज लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक्नीशियन हो ट्रेनी टेक्नीशियन हो माइनर अपग्रेड फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट, और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग रिलेटेड, ठीक है। सो नॉट टू बी वरीड फॉर पार्ट 2 आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पार्ट 1 टोटल पायलट वाला नॉलेज आपको होना चाहिए, इसीलिए आरटी की कोचिंग लगती है। नाउ आरटी का एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किसी भी टाइप का बुक कहीं भी पब्लिश किया हुआ नहीं है। कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी, भले वो डब्ल्यूपीसी हो या डीजीसीए हो, किसी ने भी सिलेबस बुक ये सब पब्लिश नहीं किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आरटी एग्जाम आप पास करो तो आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। डजंट मैटर वेदर इट इज मी और एनी अदर ट्यूटर और एनी ऑफ योर सीनियर, आपके कॉलेज के, आपके रिलेटिव या फिर जो फील्ड में है, कहीं ना कहीं से आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप आरटी का सिलेबस समझ पाओगे। वाई? बिकॉज नथिंग इज पब्लिश्ड ऑन बोर्ड, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आरटी एग्जामिनेशन एंड पैटर्न। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू लाइक टू नो एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो, किसी भी टाइप का डाउट अगर आपके पास है। इज सो देयर बेसिकली एनीथिंग? से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, से अगेन, से अगेन। हेलो। हाँ हाँ, गो अहेड। अच्छा। यस यस, गो अहेड। सर वो मेन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ज्वाइनिंग के लिए? हाँ,
बिल्कुल। क्लासेस के टॉपिक्स तो मैं धीरे धीरे आज ही से शुरू कर रहा हूँ। दैट वाज अनाउंस फ्रॉम 25 फरवरी ओनली। ठीक है, फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड्स। आज मैं दो यस। तीन टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बट टिल 1 मार्च, ठीक है, टिल 1 मार्च 2 मार्च आप लोग अपना टाइम ले सकते हो फॉर लिटिल प्रिपरेशन या फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग। 1 मार्च ऑनवर्ड्स admission will be closed. Till 1 March you can be join or you can think as a demo. लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपने प्लान किया है, सो आई सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एटलीस्ट। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करो। ठीक है सर, मैं अदरवाइज टुमारो से इफ यू हैव मॉड्यूल प्लान्स, हाँ, इफ यू हैव मॉड्यूल प्लान्स दैट इज आल्सो गोइंग टू बी केम इनटू अपकमिंग मार्च। 25 मार्च को मॉड्यूल्स के भी एग्जामिनेशन है। तो अगर यस सर। आपको मॉड्यूल्स के प्रिपरेशन करने हैं, आपके मॉड्यूल ओपन है, गो एंड फोकस देयर। आई विल नेवर से कि डू एंड कम प्रिपेयर फॉर आरटी, दैट इज नॉट योर प्रायोरिटी। ठीक है, टू बी वेरी यस। ऑनेस्ट, टू बी योर सीनियर इन द फील्ड, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि आरटी पर हो, आरटी पे अपना फोकस लगा दो। नहीं, आप बी1 कैंडिडेट हो, आपके लिए मॉड्यूल प्रायोरिटी है। अदरवाइज फॉर बी2 ऑल्सो मॉड्यूल्स आर प्रायोरिटी। एक बार वो सेक्शन अपना खाली कर लो, उधर से टेंशन फ्री हो जाओ। आपको मन है आप आरटी के लिए आओ, वैसे भी आपके लिए कहीं भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप आरटी क्लियर करके जाओगे तो कोई आपको टेक्नीशियन का जॉब दे देगा, नो। ठीक है, सो बी वेरी फ्रैंक, बी वेरी ऑनेस्ट। आरटी का कोई एडिशनल बेनिफिट अभी तक के लिए आपको नहीं दिखेगा। जब आप एक बार यस। फील्ड में ज्वाइन करोगे तब आपको आरटी के बेनिफिट्स दिखेंगे। हाउएवर आरटी का सिलेबस चेंज होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये यस। एग्जामिनेशन अब डीजीसीए कंडक्ट करेगा। तो उस टाइम पे डीजीसीए क्या करेगा नहीं करेगा, फीस भी ऑलरेडी 15 टाइम्स बढ़ा दिया है। अभी तक के लिए आरटी का फीस है 500 रुपया, उसका फीस बढ़ा के उन्होंने 7500 कर दिया है। सो इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि जब तक हमारे पास 2 सेशन और है, एक मुंबई एक चेन्नई, तो विद इन 4-5 मंथ्स इफ यू वांट टू क्लियर द आरटी यू कैन डू। अदरवाइज यू कैन वेट फॉर योर टर्न। वी कैन नेवर से कि डीजीसी एग्जाम लेगा तो गड़बड़ी करेगा। ठीक है, फ्यूचर इज योर्स। टफ आए इजी आए, आपको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर यू स्पेशली पुष्कर, आई नॉट से कि आप आरटी के लिए प्रिपेयर करो या तुरंत आ जाओ। इट इज अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, 1 महीने आप खाली हो, आपको लगता है कि आरटी पढ़नी चाहिए, यस डेफिनेटली इट इज अ गुड थिंग, यू कैन प्लान फॉर इट। अदरवाइज बीइंग अ सीनियर इन द फील्ड आई ऑलवेज से आपका मॉड्यूल प्रायोरिटी है। उधर से फुर्सत मिलता है तभी इधर आना, अदरवाइज मॉड्यूल्स पे फोकस। ठीक है, सर। यस। डन। अदरवाइज ऑल्सो क्लासेस की फीस है 4500, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा मंथ ज्वाइन करना पड़ेगा और इधर आपका पूरा 1 मंथ जाएगा। ठीक है, 1 मंथ का यस। टाइम आपको लगेगा इसमें। सो इट इज अप टू यू वट एवर यू फील्स। चलो, इफ वी हैव केम हेयर, और आज हम लोग जब मीटअप कर ही लिए, सो एज आई सेड दिस इज द सेकेंड डे ऑफ लेक्चर। कल हमने डेमो लिया था, कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था। सो टुडे ऑल्सो I'll move ahead with one basic topic, ठीक है, so that you can also have some use of time। आपको भी लगेगा कि जब आ ही गए हैं तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, right? Now, let me start with the session. The first thing about RT, the first thing about RT is known as station। ठीक है, सबसे पहले आप जो फील्ड में आरटी का यूज करोगे या जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो आप उसको कहाँ यूज करोगे, फील्ड में क्या जरूरत पड़ेगी, मेन कंसर्न क्या है। मेन कंसर्न एज आई सेड इज आपको एटीसी से बात करनी है, राइट? इसके अलावा आपको आरटी में कोई यूज नहीं है। लेकिन कुछ दिन में आप देखोगे आरटी के लिए मारामारी होगी। जैसे ही फीस हाई हुआ है, एग्जाम सिलेबस चेंज हुआ है, आरटी होल्डर्स की इज्जत बढ़ने वाली है। ठीक है, और फिर से पहले एविएशन में आरटी होल्डर्स को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्राइस देते थे सब लोग, बट बीच में बंद कर दिया है। कुछ दिन में देगा, देखना। इट विल द टाइम विल कम when they are going to give some of the incentives for RT holder। स्कार्सिटी हो जाएगी, अपने आप उसकी जरूरत पड़ेगी लोगों को। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रेडियो स्टेशन। ठीक है, बी वेरी फोकस्ड एंड ट्राई टू गेट द आंसर कंप्लीटली। द फर्स्ट थिंग इज, अच्छा प्लीज लेट मी नो इफ इज देयर एनी बैकग्राउंड नॉइज। कुछ आ रहा है क्या, गाना वाना बजने का?
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। Then it is okay. Now, the first thing is radio station या फिर something is known as station. Suppose me and you are talking, me and you are on communication end. तो ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में बात हो रही है, इन दोनों को इंडिविजुअली कहा जाता है स्टेशंस। ठीक है, सो आरटी कम्युनिकेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन बिटवीन टू स्टेशन। नाउ when it is come about the definition of radio station, so it will be looked as any device or system which is having capability to establish communication on radio telephony, that is known as radio station. अभी any device का क्या मतलब है, या any system का क्या मतलब है? Any device means any single component like your walkie talkie, like your mobile phones. ठीक है, तो मोबाइल फोन आपका एक डिवाइस है। सो एनी डिवाइस और एनी सिस्टम, सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, वीएचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं, एलआरयू है, माइक्रोफोन है, ऑडियो कंट्रोल पैनल है। तो अगर कोई सिंगल डिवाइस है और एनी ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है, इफ दे कैन कम्युनिकेट टू एटीसी, देन दे आर नोन एज रेडियो स्टेशंस। ठीक है, नाउ ऐसे स्टेशंस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑल योर एटीसी ऑफिसेस। ठीक है, एटीसी भी अपने आप में एक स्टेशन है। आपका एयरक्राफ्ट, दैट इज अ स्टेशन। एनी ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर्स, इसमें क्या होता है, एयरपोर्ट में फॉलो मी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ग्राउंड पे इंस्पेक्शन टीम होती है एयरपोर्ट की, उसको बोला जाता है एयरपोर्ट पुलिस। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सो उनके पास कार होती है, ठीक है, दे आर ऑन व्हीकल। व्हीकल में जो डैशबोर्ड होता है उसमें भी कुछ ना कुछ रेडियो एपरेटस लगा के उनको परमिट किया जाता है कि वो एटीसी से बात कर पाए। तो उनके लिए भी जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है उनको बोला जाता है रेडियो स्टेशंस, और उनका भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है, मोबाइल 1, मोबाइल 2, इस टाइप से। ठीक है, एनी पोर्टेबल हैंड हेल्ड यूनिट्स, पोर्टेबल मीन्स मूव करने जैसा, हैंड हेल्ड रेडियो यूनिट्स मीन्स योर वॉकी टॉकी। अगर आपकी वॉकी टॉकी में भी आप बात कर सकते हो विथ एटीसी, देन दैट विल बी कम्स अंडर रेडियो स्टेशन। सो किसी भी टाइप के डिवाइसेज या सिस्टम अगर आप उससे एटीसी से बात कर पाते हो, देन दैट इज नोन एज रेडियो स्टेशन। आपके मोबाइल में भी होता है एफएम, लेकिन आपके मोबाइल का एफएम एटीसी वाले फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं होता है, अदरवाइज आपके मोबाइल को भी रेडियो स्टेशन में काउंट किया जा सकता था। जो अपना वीएचएफ कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी है 118 से 137 मेगाहर्ट्ज, इसमें आपका मोबाइल का फ्रीक्वेंसी काम नहीं करता है, रेडियो एफएम का। नहीं तो इससे भी हम एटीसी से बात कर सकते थे। ठीक है, नाउ बीइंग अ एविएटर, बीइंग एन इंडिविजुअल, आप एटीसी से बात करने के लिए किस चीज का यूज करते हो? एयरक्राफ्ट का। आप एयरक्राफ्ट में बैठते हो, वीएचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन करते हो, माइक्रोफोन पिक करते हो और वहां से आप एटीसी से बात करते हो। सो आपका एयरक्राफ्ट भी स्टेशन कहलाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है योर एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इज एन स्टेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एरोमोबाइल लाइसेंस। नाउ बी केयरफुल व्हाइल गेटिंग टू द एरोमोबाइल लाइसेंस थिंग। ठीक है, ये पार्ट 2 में पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एयरक्राफ्ट का एरोमोबाइल लाइसेंस देखोगे, ठीक है, तो उसके हेडिंग में ही सबसे पहले लिखा रहता है एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस। ठीक है, तो आपके एयरक्राफ्ट का जो एरोमोबाइल लाइसेंस है, लेट मी शो दैट फॉर यू। ठीक है, तो आपके एयरक्राफ्ट में जो एरोमोबाइल लाइसेंस इशू होता है, वो अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका एयरक्राफ्ट भी एक एयरक्राफ्ट स्टेशन है। नाउ अभी आती है बात कि आप एज ए कैंडिडेट एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस का यूज करोगे जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर हो। ठीक है, सी दिस इज द एरोमोबाइल लाइसेंस फॉर वन एयरक्राफ्ट, दैट इज वीटी एमआरएफ। सो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले टॉप पे क्या लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस। पहले इसको बोला जाता था एरोमोबाइल लाइसेंस। ठीक है, अभी भी लोग कॉमनली इसको बोल देते हैं एरोमोबाइल लाइसेंस,
लेकिन इसका नाम है एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस। मोबाइल क्यों बोलते थे? बिकॉज मोबाइल मतलब होता है मूव करने वाला, और एरो मीन्स हवा में। तो आपका एयरक्राफ्ट एयर में मूव करता था, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज एरोमोबाइल लाइसेंस। बट नाउ योर एयरक्राफ्ट इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज एन स्टेशन, so this license is given as aircraft station license, कि आपके एयरक्राफ्ट को एक आइडेंटिफाई किया गया है एज एन स्टेशन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एरोमोबाइल लाइसेंस पूछता है, ठीक है, कि एरोमोबाइल लाइसेंस क्या है या एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस क्या है। सो दिस इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, यू कैन सिंपली से एरोमोबाइल लाइसेंस इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट which is being issued or approved by WPC, DGCA नहीं, ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट का एरोमोबाइल लाइसेंस इज बीइंग इशूड बाय WPC, ठीक है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ लिस्ट ऑफ, ठीक है, एरोमोबाइल लाइसेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल रेडियो apparatus अवेलेबल टू योर एयरक्राफ्ट। आपके एयरक्राफ्ट में जितने सारे इक्विपमेंट लगे हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, वो कहलाता है एरोमोबाइल लाइसेंस, ठीक है। तो दिस इज अ सर्टिफिकेट जहां पे लिस्ट रहती है किस चीज की, यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट ओनली, कि VHF 4000 लगा हुआ है, विच इज मेड ऑफ कोलिंस। कोलिंस इज एन OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। पावर जनरेशन है 18 वॉट। किस फ्रीक्वेंसी पे आपका VHF काम करेगा? 118 मेगाहर्ट्ज से 137, दैट इज 136.9। सो 137 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और उसके बाद रहता है इसका टॉलरेंस वगैरह, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ लिस्ट ऑफ, यू कैन सी GPS, DME, VOR, ILS, ग्लाइड स्लोप, मार्कर बीकन, ATC, ट्रांसपॉन्डर, ADF, TCAS, radio altimeter, weather radar. So this is just a list of radio equipment available on an aircraft along with the quantity and frequency that they are using. Simple. कि हमारे पास अगर VHF कम्युनिकेशन सिस्टम है तो कितने हैं, कितने क्वांटिटी में है, एक हैं या दो हैं, प्लस उनका यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। सो इफ समबडी विल आस्क कि व्हाट इज एरोमोबाइल लाइसेंस, दिस इज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट issued by WPC, and this is a listing of radio apparatus available on an aircraft along with its quantity and usable frequency। बस ये एक डिक्लेरेशन है एक तरह से कि हम अपने एयरक्राफ्ट में इस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, ताकि WPC वाले को ये पता चल पाए कि कौन सा फ्रीक्वेंसी हमारा इंगेज्ड है, अलॉटेड है, और कौन सा फ्रीक्वेंसी आपका वेकेंट है, खाली है, दैट्स ऑल, ठीक है। बिकॉज WPC सिर्फ एविएशन का काम नहीं देखता है। WPC बाय द नेम यू कैन सी दिस इज अ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी आपके सिम है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उनको जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होता है, ठीक है, सपोज आपका मोबाइल नंबर है 10 लेटर्स का, तो वो जो आपको दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो भी WPC देख रहा है। जितने सारे टीवी चैनल है, जितने सारे रेडियो FM है, बोलते हैं ना 98.3 रेडियो मिर्ची, 108.5 ये आपका शायद जो भी है, बिग FM और एनीथिंग, तो ये सब काम भी WPC के अंदर में ही आता है। तो कल को कोई नया टीवी चैनल ओपन करना चाहा, नया रेडियो चैनल खोलना चाहा, तो उनको भी फ्रीक्वेंसी WPC वाले ही अलॉट करेंगे। तो उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आपके एयरक्राफ्ट ने कौन सा फ्रीक्वेंसी इंगेज कर रखा है, आपके एविएशन में कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, पायलट चाहेगा ATC से बात करने के लिए, वहां रेडियो मिर्ची पे गाना बज जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए उनको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इसलिए उसका नाम है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कि आप प्लान करो और कोऑर्डिनेट करो किसके किसके बीच में, यूजर्स के बीच में, कि किसको कौन सा मिला हुआ है, किसको क्या लगेगा, किसके एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट बनता है फॉरेन में, उन्होंने तो डिसाइड कर दिया कि 118 से 137 हम यूज करेंगे, लेकिन क्या पता इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर रखा है, सपोज दूरदर्शन को, तो जब पायलट ATC से बात करना चाहेगा वहां TV शो चालू हो जाएगा। तो आप कोऑर्डिनेट करिए किससे,
एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर से कि आप जो जहाज बाहर से खरीद के लाए हो उसमें कौन से रेडियो ऑपरेटर्स हैं और क्या क्या फ्रीक्वेंसी वो यूज कर रहा है, ताकि वो बेटर प्लान कर सके। सपोज अभी 5G नेटवर्क अलॉट किया गया टू द मोबाइल नेटवर्क्स, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है। तो जब ये 5G अलॉट किया गया था तो हमारे एयरक्राफ्ट में जो ट्रांसपोंडर्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोंडर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज आप देखो, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, 1030 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जितने भी LC बैंड वाले हैं, वेदर रडार का देखो, दिस इज 9000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, UHF फ्रीक्वेंसी हो जाता है इन लोगों का। आप सेटकॉम का देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो जितने भी गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जाने लगे, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज के बाद वो हो जाता है गीगाहर्ट्ज, और 5G मतलब 5000 गीगाहर्ट्ज। तो क्या देखा गया कि एयरक्राफ्ट के सेटकॉम, स्पेशली 2-3 कंपोनेंट, सेटकॉम, ट्रांसपोंडर्स और वेदर रडार, ये सब, रेडियो अल्टीमीटर भी, दिस इज 4.2 गीगाहर्ट्ज, देख रहे हो। तो इनके जो फ्रीक्वेंसीज थे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते थे। तो जो मोबाइल नेटवर्क को इशू किया गया और जो एविएशन का था, इसमें क्लैश होता था। कभी कभी एयरपोर्ट पे लैंड करते टाइम ऑब्जर्व किया गया कि सिग्नल आउट हो गया या सिग्नल में नॉइज है। तो DGC ने एक सर्कुलर इशू किया कि आप लोग बताओ कि आपके एयरक्राफ्ट में सेटकॉम लगा है कि नहीं लगा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपके पास ऑनबोर्ड इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट में इंटरनेट यूज करते हो, सेल कॉल यूज करते हो, हाँ, तो बताओ, ऐड करके मुझे बताओ। या ट्रांसपोंडर में आने लगा था ADSB, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट, ADSB आउट। तो इन सब से लिस्ट मांगा गया कि अपने अपने जहाज का डिक्लेरेशन दो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सिग्नल आउट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने क्यों लिस्ट मांगा हमसे? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आप जो ये बाहर से जहाज खरीद के ले आए हो, इसमें क्या लगा हुआ है, कौन कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो, बताओ। उन्होंने जो मॉडिफाई किया तो क्या करके दिया, ठीक है। सो ये काम है WPC का, प्लान करना और कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अब आती है बात कि WPC हमारा एग्जाम क्यों लेता है। क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी ITU का मेंबर, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट का मेंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। तो WPC इज अ मेंबर ऑफ इंटर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हमारा। सो दिस वन ऑल अबाउट स्टेशन। सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी आपसे बोला जाता है RT कम्युनिकेट करने के लिए, सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट द कम्युनिकेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन बिटवीन 2 स्टेशंस, ठीक है। Each individual system or unit who can perform radio telecommunication, that is known as radio station, ठीक है। Now moving to the next, ठीक है, moving to the next, the next topic is raising a station. Raising a station means to knock the door, to raise a call, to initiate a communication. Suppose I'd like to talk to you, ठीक है। So how this will go? मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे पूछूंगा कि हेलो सूरज, अंकुश दिस साइड, आई वांट टू टॉक यू ऑन दिस मैटर, मैं आपसे इस मैटर में बात करना चाहता हूं, लाइक दैट। सो इसको बोला जाता है रेजिंग अ स्टेशन। सपोज आपको फ्लिपकार्ट से कोई कुरियर आया, तो फ्लिपकार्ट वाले कॉल करके क्या बोलते हैं कि हेलो सूरज, मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूं, इतना ही बोलते हैं ना पहले, या फिर वो थोड़ा सा ऐड करके बोलते हैं कि आपके लिए कुरियर आया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया। या सपोज आपके दरवाजे पे कोई आया आपसे मिलने के लिए, तो उसने क्या किया, डोरबेल बजाया या नॉक किया डोर। सो रेजिंग अ स्टेशन मींस नॉकिंग द डोर, इनिशिएटिंग अ कॉन्टैक्ट। तो जब भी आपको किसी स्टेशन से बात करना पड़ता है तो सबसे पहले आप स्टेशन रेज करते हो कि मैं बोल रहा हूं, आप सुनने के लिए अवेलेबल हो कि नहीं, ठीक है। नहीं तो पता चला सपोज मेरी आपसे लड़ाई हो रखी है, ठीक है, और जस्ट यू एंड मी आर द सेम फ्रेंड्स ऑफ सेम क्लासेस और एनीथिंग। सो जनरली फ्रेंडली बिहेवियर क्या होता है कि हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं। तो मुझे आपसे कोई सा सपोज गुस्सा हूं आपसे, तो मैंने आपको कॉल किया और धड़ाधड़
अपने मस्ती में बात करना शुरू किया, 4-5 गालियां भी दे दी कंटिन्यूअस। थोड़ी देर बाद पता चला कि कॉल आपको लगा ही नहीं था, कॉल किसी दूसरे को लग गया था। तो उधर से बोलेगा अरे रॉन्ग नंबर है, मैं तो सूरज बोल ही नहीं रहा हूँ, कॉल आपने इसको लगा दिया। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन एविएशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो सबसे पहले बात करने से पहले आप ये इंश्योर करोगे कि जिस भी स्टेशन से आप बात करने जा रहे हो, क्या वो सही स्टेशन है कि नहीं? वो हमको कैसे पता चलेगा? स्टेशन रेज करके, ठीक है? कि हम पहले इतना ही बोलेंगे, हेलो सूरज, अंकुश बोल रहा हूँ। अगर दूसरे एंड पे सूरज है तो वो बोलेगा यस गो अहेड, बात करिए, बोलिए क्या काम है। अगर सूरज नहीं है तो बोलेगा कि नो दिस इज नॉट सूरज, दिस इज फ्रेंड ऑफ सूरज, दिस इज ब्रदर ऑफ सूरज, ठीक है? नाउ अगर आपको कोई काम है तो बताइए, ठीक है? या फिर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे बताइए, मैं सूरज को पास ऑन कर देता हूँ। अगर वो सूरज ही है तो बोलेगा ठीक है, बताओ क्या काम है सर, लाइक दैट। So this is known as raging station. I would like to give one very beautiful example. जो टेलीकॉलर्स होते हैं, जो बीपीओ होते हैं, कॉल सेंटर वाले, उनकी ट्रेनिंग का एक कम्युनिकेशन में सुन रहा था। उनको ऐसा ट्रेन किया जा रहा था ठीक है, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी। उनको ऐसा ट्रेन किया जा रहा था कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि हेलो सर या हेलो मैडम, ठीक है? आप पहले बोलो हेलो, ठीक है? आप सिर्फ बोलो हेलो। अगर उधर से किसी मेल ने रिप्लाई किया तब आप बोलो हेलो सर, अगर फीमेल ने रिप्लाई किया तो आप बोलो हेलो मैडम। सो यू कैन सी द ट्रेनिंग लेवल इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। तो उन सबको इतने अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि आप पहले डिसाइड कर होने दो कि उधर मेल है या फीमेल, तब आप आगे प्रोसीड करो विद योर गॉसिप। नहीं तो आप बोल दोगे हेलो सर, पता चला फीमेल निकले, फिर आपको एम्बेरस होना पड़ेगा। और इस एम्बेरसमेंट से होता कुछ नहीं है, आपका फ्लो टूटता है, ठीक है? सपोज आप किसी से अच्छे से बात करना चाहे, जैसे ही आपको एक इनिशियल सेटबैक लगेगा या आपको थोड़ी में प्रॉब्लम होगी, तो उससे होगा कुछ नहीं। आपको क्या होगा कि वहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे कि अच्छे बात ही नहीं हो पाई सही से, अब क्या बोलूं। तो इस चीज को एविएशन में अवॉइड करना है। सो बेस्ट थिंग इज रेज द स्टेशन फर्स्ट। रेजिंग स्टेशन कैसा होगा? सपोज आपको मुंबई टावर से बात करनी है, आप जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हो उस एयरक्राफ्ट का नाम है विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप बोलोगे मुंबई टावर विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा, इतना ही, ठीक है? कि मुंबई टावर बोल रहे हो क्या? मैं विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा बोल रहा हूं। अगर ये कॉल मुंबई टावर को लगा है तो बोलेगा यस विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा गो अहेड, ठीक है? नहीं लगा है तो बोलेगा नेगेटिव, दिस इज नॉट विक्टर टैंगो, सॉरी दिस इज नॉट मुंबई टावर, दिस इज मुंबई ग्राउंड और मुंबई अप्रोच, मुंबई कंट्रोल, वट एवर इट इज, ठीक है? नाउ तो ये आपकी टेक्निक है स्टेशन रेज करने का। इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है, स्टेशन रेज करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है? फॉर नाउ दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। स्टेशन रेज करना इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हम लोग देखेंगे रीडेबिलिटी स्केल, ठीक है? आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन नाउ, आई विल शेयर सून। उससे पहले हम लोग देखेंगे रीडेबिलिटी स्केल। द मेन थिंग इन द आरटी और मेन थिंग इन द एविएशन इज टू अवॉइड कंफ्यूजन एज मच एज यू कैन। किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब आप मेंटेनेंस भी करते हो तो आपको बोला जाता है कि भले आपको कुछ याद हो, भले आपको कुछ पता हो, लेकिन आप क्या करोगे? मैनुअल से देखोगे। भले आप किसी टेक्निक को बहुत बार यूज किए हो, लेकिन आप क्या करोगे? आप किसी बुक से रेफरेंस लोगे, लाइक दैट ओनली। सिमिलरली जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किसी भी टाइप के कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देयर शैल बी श्योर शॉर्ट कम्युनिकेशन। तो उसी के लिए बताया गया है रीडेबिलिटी स्केल। कि जब आप बात कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज कम सुनाई पड़ रही है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है, आप बात ही मत करो, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने ही मत दो, ठीक है? तो उसको डिसाइड करते हैं हम लोग रीडेबिलिटी स्केल से। सो रीडेबिलिटी स्केल इज बीइंग गिवन ऑन अ स्केल ऑफ 5, ठीक है? अगर किसी का कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट है, लाइक जैसा वो बोलना चाह रहा है
आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हो, ठीक है? जैसा वो आपसे बात करना चाह रहा है, आपको अच्छे से परसीव हो रहा है, आपको उसकी सारी बातें समझ में आ रही है। सो यू कैन से यू आर ऑन अ स्केल 5, आपके रीडेबिलिटी का स्केल है 5, ठीक है? अच्छा। फिर आता है रीडेबिलिटी स्केल 4। 4 मीन्स कि आपको उसका बात समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन जैसा हम लोग सपोज जब हम लोग बचपन में कोई सा भी आंसर राइटिंग करते थे स्कूल में, तो टीचर हमको नंबर दिया करते थे गुड और वेरी गुड, ठीक है? किसी-किसी को गुड मिलता था, किसी-किसी को वेरी गुड मिलता था। इसका क्या मतलब है? सपोज आपका आंसर सही है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको मिलता गुड। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, आंसर भी सही है, तो आपको मिलता है वेरी गुड। सिमिलरली आपका वॉइस अच्छे से सुनाई दे रहा है, ठीक है? बट आप जो बोल रहे हो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं, तो आपको मिलेगा नंबर 4, ठीक है? आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और आप जो बोल रहे हो मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं। सो आई एम ऑन अ रीडेबिलिटी स्केल 5, ठीक है? सो रीडेबिलिटी स्केल 5 मतलब परफेक्टली रीडेबल, नाइस, अमेजिंग। 4 मीन्स रीडेबल, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके बात को समझने के लिए मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा प्रोसेस करूँगा कि आप बोल क्या रहे हो, समझूँगा, तब आपको बताऊँगा। ठीक है? देन इट इज़ कमिंग रीडेबिलिटी स्केल 3, रीडेबल विथ डिफिकल्टी। किस टाइप का डिफिकल्टी भाई? क्या परेशानी? If there is a noise in background, like a few times ago I had asked ना कि मेरे आसपास गाना बज रहा है शिवरात्रि का, is there any background noise? Then you confirmed कि नहीं, आवाज कोई भी background noise नहीं है। If there is a noise, then you can say कि sir you are on scale 3, ठीक है? आपके पीछे इंजन का नॉइज आ रहा है, सराउंडिंग नॉइज है, किसी भी टाइप का बर्स्टिंग साउंड है, ठीक है? Then it is readability scale 2. रीडेबिलिटी स्केल 2 मीन्स रीडेबल नाउ एंड देन। हम लोग कई बार जब फोन पे बात करते हैं तो होता है ना कि आवाज कट कट के आता है, कभी कभी नेटवर्क पकड़ता है, कभी कभी छूट जाता है, तो वो जो कट कट के आवाज आना है ना, दैट इज नोन एज रीडेबिलिटी स्केल 2, कि आपकी आवाज आ रही है, जा रही है। रीडेबल नाउ एंड देन, कभी सुनाई दिया, कभी नहीं सुनाई दिया। योर वॉइस इज हैविंग इंटरप्शंस, ठीक है? देन इट इज रीडेबिलिटी स्केल 1, मीन्स यू आर अनरीडेबल, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। अगर मैं अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लूं तो आई एम अनरीडेबल टू यू, ठीक है? सो फ्रॉम 1 to 5 यू कैन लुक एट द स्क्रीन। रीडेबिलिटी स्केल 1 मीन्स यू आर अनरीडेबल, 2 मीन्स रीडेबल नाउ एंड देन, 3 means readable with difficulty. 4 means readable. 5 means perfectly readable. Don't worry, this note will be shared to you for each reference. मैंने पहले सोचा था कि ये वाला नोट शेयर नहीं करूंगा कैंडिडेट्स को, बट ये इजी है, शेयर करना इजी रहता है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके प्लानिंग के लिए। मैं इसको शेयर किया करता हूँ टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो दिस विल बी मेड अवेलेबल। But as you are doing and you have a very good habit from very beginning कि you are making your own note, that is an amazing thing I had observed, ठीक है? So make your notes always. 1 means unreadable, 2 means readable now and then, 3 means readable with difficulty, 4 means readable, 5 means perfectly readable. Now अगर हमको किसी का भी कम्युनिकेशन 4 and 5 पे रिसीव हुआ है, तभी हम आगे मामला बढ़ाएंगे। अगर 1 to 3 में आया है तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम लोग उसको अवॉइड करते रहेंगे कि नो यू आर नॉट रीडेबल, आई डोंट वांट एनी मेस, आई डोंट वांट एनी मेस अप विथ माय एयरक्राफ्ट। अगर आप अपना ट्रांसमिशन यूनिट ठीक कर सकते हो तो फ्रेश कॉल करो, बट टिल 3 वी कैन नॉट परफॉर्म आरटी, ठीक है? वी कैन नॉट परफॉर्म कम्युनिकेशन। नाउ वेरी बेसिक क्वेश्चन यू कैन आस्क फॉर कि सर रीडेबिलिटी स्केल 1 मींस अनरीडेबल, तो जब मैंने किसी को सुना ही नहीं तो मुझे क्या पता वो बोल भी रहा है कि नहीं? इसका इसका क्या मतलब है अनरीडेबल? मैं किसको बोलूंगा कि यू आर अनरीडेबल? क्योंकि उसने बोला या नहीं बोला मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वॉइस आया ही नहीं। तो 1 का क्या मतलब रह गया? ठीक है? 1 का क्या मतलब रह गया कि किसी ने बोला, नहीं बोला, कुछ तो मतलब ही नहीं। आप जब कुछ देख ही नहीं पा रहे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, कोई टॉर्च जला है या कोई लाइट है। सो अंधेरे में हम किसको बोल दें कि तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ या तुम जो बात कर रहे हो यू आर अनरीडेबल, पता ही नहीं चला किस।
अभी क्या होता है, जब आप एयरक्राफ्ट में VHF कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करोगे तो माइक्रोफोन में होता है पुश टू टॉक स्विच या प्रेस टू टॉक बोलते हैं इसको। तो पुश टू टॉक स्विच का एक फीचर होता है कि एक बार में या तो आप ट्रांसमिट कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, दोनों एक्शन एक बार में नहीं होता है एयरक्राफ्ट में। जैसे ही आप ट्रांसमिटिंग के लिए बटन को प्रेस करोगे आपका रिसेप्शन बंद हो जाएगा, आप सिर्फ अपने वॉइस को सुन सकते हो। जैसे ही आप रिसीव करने के लिए बटन रिलीज करोगे आपका ट्रांसमिशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पुश टू टॉक स्विच का ट्रांसमिशन प्रेस करते हो एक क्लिक साउंड आता है। ठीक है, एक क्लिक साउंड आएगा, कट 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 कर साउंड आएगा। आप बार बार प्रेस करोगे तो कट 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 एक क्लिक साउंड आता है स्पीकर में। ठीक है। तो सपोज कोई स्टेशन एटीसी से बात करना चाह रहा है तो एटीसी को पता चलेगा कैसे, बाय हियरिंग दैट क्लिक साउंड। लेकिन किस स्टेशन ने रेज किया अगर उसकी कम्युनिकेशन नहीं पहुंची तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसने बोला। तो वो बोल सकता है स्टेशन कॉलिंग मुंबई टावर रीडिंग यू वन, कि जिस स्टेशन को मुंबई टावर से बात करना, जो कोई स्टेशन मुंबई टावर से बात करना चाह रहा है मैं उसको सुन ही नहीं पा रहा हूं, बट आई एम हियरिंग द क्लिक साउंड, तो कोई ना कोई तो बात करना चाह रहा है हमसे। हम्म, ठीक है, सो दिस इज रिलेटिविटी स्केल 1। फ्यू डेज अगो आई हैव सीन दिस स्नैक टू माई एयरक्राफ्ट कि वहां पे माइक्रोफोन का इंटरमिटेंट था। सो व्हेन आई वाज प्रेसिंग देयर वाज अ क्लिक साउंड एंड ट्रांसमिशन वाज एक्टिवेटेड, लेकिन वॉइस कैप्चर करके आगे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस टाइम एटीसी कैन हियर द क्लिक साउंड क्योंकि वो VHF का डिफॉल्ट फीचर है, लेकिन आपकी वॉइस नहीं है। सो दे कैन से कि यू आर अनरीडेबल, आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंची। ठीक है, सो दीज 5 स्केल यू नीड टू रिमेंबर कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 क्या मतलब है, 4 एंड 5 क्या है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिलेटिविटी स्केल। इसके बाद हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, देन आई विल क्लोज द टाइम क्लास फॉर टुडे। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, 1 मार्च तक हम लोग वेट करते हैं। अगर कोई न्यू कमर्स रहेगा तो उनको ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, बाकी तो 1 मार्च से तो एनी हाउ अगर सिंगल कैंडिडेट भी रहोगे आप, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, दैट इज माय बिहेवियर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मेरा पहला जो आरटी का सेशन गया था विद ओनली 1 स्टूडेंट, और वो भी एयरवर्क्स का ही जूनियर था। सो ही वाज लिटरली दैट टाइम वरीड कि सर अगर आप पहली बार आरटी पढ़ा रहे हो, अगर आपको एक ही कैंडिडेट मिलेगा तो आप पढ़ाओगे कि नहीं। ठीक है, सो दैट टाइम ओनली आई टोल्ड कि दिस क्लास इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। सबसे पहले तो ऊपर से फील्ड को हमने समझ रखा है कि कितना स्ट्रगल करते हैं कैंडिडेट और क्या हाइप बना के रखा है मार्केट में। तो सबसे पहला आई वांट टू जस्ट कोप अप विद दैट। तो आप अगर सिंगल कैंडिडेट भी आते हो आई विल कंटिन्यू विद द सिलेबस फ्रॉम 1 मार्च। एंड जो कोई कैंडिडेट पिछले सेमेस्टर पिछले एग्जाम में फेल होंगे वो सब भी तो आके आपकी टीम में ऐड होंगे। ठीक है, सो दिस इज नेचुरल, नथिंग टू लाई। हर कोई पास नहीं कर लेता है आरटी, ऐसे ही बदनाम नहीं है कि आरटी का रिजल्ट कम है। ठीक है, सो फ्रॉम 1 मार्च दैट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम फुल पेस। ठीक है, फुल पेस के साथ, अच्छे रफ्तार के साथ हम लोग 1 मार्च से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आईड लाइक टू से दैट इज नोन एज रूल्स ऑफ 4W, 4W के रूल। ठीक है, तो हम कोई भी जो कम्युनिकेशन करेंगे, गॉसिप करेंगे इन कम्युनिकेशन, उसके फॉर्मेट में, ठीक है, जो हमारा आंसर का फॉर्मेट रहेगा उसमें 4W दिखने चाहिए। ठीक है, रूल्स ऑफ 4W यही कहते हैं कि आपके फॉर्मेट में चारों W दिखे। कौन कौन से हैं 4W? पहला W है whom, दूसरा है who, तीसरा why एंड चौथा है where। ठीक है, सो रूल्स ऑफ 4W इज सेइंग W1 मीन्स whom आर यू कॉलिंग। आप जिस स्टेशन से बात करना चाहते हो उस स्टेशन का कॉल साइन, उस स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन आपके कॉल में दिखना चाहिए। इफ आई वांट टू कॉन्टैक्ट मुंबई टावर तो हमारे कॉल में मुंबई टावर दिखना चाहिए। ठीक है, बोलना पड़ेगा कि मैं मुंबई टावर से बात कर रहा हूं। सेकेंड, हु आर यू, आपका कॉल साइन क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। सो हमको अपना भी नाम लेना पड़ेगा कि वी आर विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा, हम इस जहाज के अंदर बैठे हैं। तीसरा, वाई आर यू कॉलिंग, आपके कॉल का पर्पस क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर कॉल, क्यों कॉल करना चाहते हो।
ठीक है। एंड फोर्थ इज वेयर आर यू, बट ये वेयर आर यू फॉर्मेट में, एग्जाम फॉर्मेट में ये वेयर आपका पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एप्रोन पे खड़े हैं, हम रनवे पे खड़े हैं, हम बे नंबर पे खड़े हैं, नहीं। 4W के रोल में दिस वेयर इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी या चैनल इज बीइंग यूज्ड, किस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके आपने पुणे टावर को कॉल लगाया। ठीक है। सो ये चारों वस्तु का यूज करके हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं आंसर का। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का पैटर्न है, आंसर नहीं है। तो आपके किसी भी आंसर में चारों डब्लू झलकने चाहिए, तब आपके फॉर्मेट को बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, या ये फिर आइडियल फॉर्मेट होता है। अगर आपके कॉल्स में ये नहीं रखेंगे तो आपके आंसर टाइप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द रूल्स ऑफ 4W. So hope I was being able to clear these three topics: radio station, rules of 4W, and readability scale. All three topics clear to you? Yes, sir. ठीक है. Enough for today. 1 hour class is enough for now, because these are the initial days and demo sessions for all. Whomsoever will join till March, उनको थोड़ा सा मौका देते हैं. आज के लिए इतना ही. कल हम लोग ग्रेजुअली बढ़ेंगे आगे. ठीक है. डोंट थिंक कि विल स्टॉप. इफ आई हैड डिसाइडेड कि 25 फरवरी से क्लास स्टार्ट करना है, टू कंसीडर द होली एंड ऑल, 25 फरवरी से क्लास स्टार्ट है. ठीक है. मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे डाल दूंगा. जिनको कवर अप करना रहेगा, जिनको हेल्प चाहिए रहेगी, वो हमसे एडिशनली हेल्प मांग लेते हैं. नहीं चाहिए होगी तो नॉट अ प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू फ्रॉम टॉपिक टू फर्दर्स. ठीक है. So these three topics you can just have a look tomorrow. फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. राइट. ठीक है सर. ठीक है.